हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जनरल स्टडी की धमाकेदार प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर्स, बिहार जीके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यह सीरीज आपकी प्रिपरेशन के लिए एक नई रफ्तार प्रदान करेगी, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट कराया जाना प्रस्तावित है। अर्थात मिनिमम समय में मैक्सिमम रिवीजन करना अनिवार्य आपके लिए हो जाता है। इसी चैनल पर आने वाले समय में आपको फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो भी अवेलेबल होंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, जिससे कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रदान कर सकें। अर्थात ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस देश ने वयस्क मताधिकार की आयु 16 वर्ष करने की घोषणा की है? ब्रिटेन, नेपाल, म्यांमार, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आपसे बात की जा रही है कि किस देश ने आपके वयस्क मताधिकार की आयु 16 वर्ष करने की घोषणा की है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका एक, ग्रेट ब्रिटेन ने ये घोषणा की है। इसने घोषणा की है कि जो आपकी वर्तमान में आयु 18 वर्ष से वोटिंग करने की, उसे फ्यूचर में आपके 16 वर्ष कर दिया जाएगा। और ये कब से लागू होगी? तो जब वहाँ पे जनरल असेंबली के इलेक्शन होंगे 2029 के, उस समय से ये आपकी आयु लागू कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, 2029 आपका इम्पोर्टेंट डेट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, ग्रेट ब्रिटेन। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? 4, 5, 6, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 5 राज्य भारत के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें से कौन कौन से राज्य हैं आपके? तो एक है आपका उत्तराखंड, दूसरा है आपका यूपी, तीसरा है आपका बिहार, चौथा है आपका वेस्ट बंगाल और पांचवा है आपका सिक्किम। ये जो 5 राज्य हैं वो आपके सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ में। ये क्वेश्चन क्यों रखा गया है? क्योंकि समझ लीजिए, क्योंकि हाल ही में आपके नेपाल में एक आंदोलन हुआ है, जिस आंदोलन को नाम दिया गया है, कौन सा आंदोलन? जेन आपका आंदोलन का नाम दिया गया है। इसलिए यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुई है। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है आपकी काठमांडू। एक एक पॉइंट आपको नेपाल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है? आपका एक आंदोलन चल रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5 राज्यों की सीमा साझा करता है नेपाल। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका एक। अब ये जो एक ऑप्शन नंबर है आपका उपराष्ट्रपति, ये क्वेश्चन को क्यों लिया गया है वो भी समझ लीजिए। क्योंकि हाल ही में आपके उपराष्ट्रपति के इलेक्शन हुए हैं, तो भारत में आपके 15वें जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? आपके सीपी राधाकृष्णन आपके भारत के 15वें हाल ही में उपराष्ट्रपति बने हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति ही होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? 1874, 1877, 1885, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की कि इन्हें आपके आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस से किस वर्ष हटा दिया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 1874 ईस्वी में इन्हें इंडियन सिविल सर्विस से हटा दिया गया था। अब इन्हें इंडियन सिविल सर्विस से हटाया क्यों गया था? क्योंकि इन्होंने एक भारतीय के लिए क्या की थी? नस्लीय टिप्पणी के आधार पर इनको हटाया गया था। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि रीज़न कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं।
बात करते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो वो थे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1874 को इन्हें हटाया गया था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? सूर्यसेन, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया, प्रसिद्ध गीत है आपका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता आपसे पूछे गए हैं, तो ऑप्शन सही होगा नंबर 5, क्योंकि इनमें से किसी ने भी इसकी रचना नहीं की है। अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में के रचयिता कौन है? तो ये रचयिता हैं बिस्मिल अजीमाबादी। इनको आपको याद करना ही करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप TRE 4 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको बिहार राज्य के कोई भी कंसेप्ट हैं वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और आप पे कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया है। अजीमाबादी बिहार से बिलोंग करते हैं क्योंकि ये एक उर्दू के शायर हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कॉलेज में आपके महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, श्यामल दास कॉलेज ऑफ भावनगर में महात्मा गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की थी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य में हुआ था। गुजरात राज्य में भी कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म पोरबंदर में हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्यामला दास कॉलेज ऑफ भावनगर में महात्मा गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की थी। 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हा, बुद्धो भगत और तेजा भगत, मुल्लू मानक और जोधा मानेक, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि 1855 में होने वाले संताल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिंधु और कान्हा के द्वारा इसका सफल नेतृत्व आपका किया गया था। ध्यान रखिएगा, संताल विद्रोह का 4 भाई बहनों ने इसका नेतृत्व किया था, जिनमें से सिद्धू और कान्हा 2 थे, और आपके और भी याद कर लीजिए, एक नाम है चांद और दूसरा नाम है आपका भैरव। इनके द्वारा इसका नेतृत्व सफल किया गया था। संताल विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो वर्तमान में आपके झारखंड राज्य में संताल एक परगना है, उसमें ये आपका हुआ है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपका संताल क्षेत्र आता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। स्वदेश माधव समिति का संस्थापक कौन था? अश्वनी कुमार दत्त, प्रफुल्ल चाकी, PV दास, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्वदेश माधव समिति का संस्थापक कौन था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अश्वनी कुमार दत्त आपके स्वदेश माधव समिति के संस्थापक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना इनके द्वारा कब की गई थी, तो इसकी स्थापना आपके बंगाल जो विभाजन हुआ था उसके विरोध में इसकी स्थापना की गई थी। 6 अगस्त 1906 में इसकी स्थापना की गई है, 1905 में इसकी स्थापना की गई है। नाम याद रखिएगा, किसके द्वारा की गई है, तो अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका अधिक नियंत्रण हुआ था? चरमपंथी, नरमपंथी, क्रांतिकारी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बात करते हैं सूरत विभाजन की, कि सूरत विभाजन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, आपकी नरमपंथी और चरमपंथी। तो किसका नियंत्रण हुआ था, तो ऑप्शन सही आंसर होगा 2, नरमपंथियों का आपका नियंत्रण हुआ था सूरत विभाजन के बाद में। अब सूरत विभाजन कब हुआ था, तो सूरत विभाजन हुआ है आपके 1907 ईस्वी को। ये डेट आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना % है?
21%, 31%, 36%, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या परसेंटेज पूछा गया है, वो भी लगभग में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लगभग आपका 31% जनसंख्या आपकी शहरी जनसंख्या है भारत की। अब बात करते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या शहरी किस राज्य में निवास करती है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। लेकिन अगर हम बिहार राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं और बिहार राज्य में कितने परसेंट है आपकी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बिहार राज्य की जो जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या है, वो कितने परसेंट है, ओनली 11.29% है। इस डाटा को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 31% लगभग आपकी भारतीय जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में निवास करती है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है, सतपुड़ा श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है सोमेश्वर श्रेणी की किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, शिवालिक श्रेणी का ये भाग है। बात करते हैं सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पे पड़ती है, तो सोमेश्वर श्रेणी आपकी नॉर्थ वेस्ट बिहार में पड़ती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब ये नॉर्थ वेस्ट बिहार कहाँ पर होगा, तो ये जो पहाड़ी एरिया है आपका पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की तरफ आपकी ये पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसका भाग है सोमेश्वर श्रेणी, तो वो है आपका शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन सी है, बूढ़ी गंडक, कोसी, पुनपुन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे कम लंबी की नदी कौन सी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, पुनपुन जो नदी है आपकी उसकी सबसे कम लंबाई है, जितने भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं सर इसकी लंबाई कितने किलोमीटर की है, तो मात्र इसकी लंबाई है 200 किलोमीटर की। अदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी भी देख लीजिए। बूढ़ी गंडक की लंबाई कितनी है, तो बूढ़ी गंडक की लंबाई है मात्र 320 किलोमीटर। और कोसी नदी की लंबाई कितनी है, तो कोसी नदी की लंबाई जो टोटल लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। अब कोसी नदी के बारे में और कंसेप्चुअल समझ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, या फिर जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं सोरो ऑफ बिहार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पुनपुन सबसे छोटी नदी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है, भील, संताल, कोल, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पूछ रहा है कि सबसे अधिक कौन सी जनजाति है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, भील जनजाति की संख्या भारत में सबसे अधिक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भील जनजाति। अब भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पर निवास करती है, तो भील जनजाति मुख्यतः निवास करती है आपके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा आपकी निवास करती है भील जनजाति। लेकिन अगर आपके टोटल राज्यों की बात की जाए कितने राज्यों में निवास करती है, तो ये भारत के 13 राज्यों में निवास करती है आपकी भील जनजाति। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। म्यांमार के साथ भारत के निम्न किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि म्यांमार के साथ लगने वाले
कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो इसकी सीमा म्यांमार के साथ में लगती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा आपकी भारत के राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ में साझा करते हैं। जबकि टोटल कितने राज्य हैं आपके, अगर टोटल संख्या पूछी जाती है तो वो आपकी 4 होगी। सही से पढ़ना है ऑप्शंस को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंसेप्चुअल समझ लीजिए। इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से पठार में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो पहले तो आंसर देख लीजिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 बघेलखंड जो क्षेत्र है आपका, वहाँ पर आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा काटती है। अब इन रेखाओं की बात करते हैं। तो जो कर्क रेखा है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। जैसे ये अगर वेस्ट टू ईस्ट में इस तरह से जाती है आपकी कर्क रेखा, अब इसी प्रकार से भारतीय मानक समय रेखा जो काटती है वो परपेंडिकुलरली काटती है आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जाती है। तो ये जो यहाँ पर काट रही है इस क्षेत्र को बोलते हैं हम बघेलखंड का क्षेत्र। बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपके 8 राज्यों से गुजरती है। जबकि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक एक करके इनके राज्य भी देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कर्क रेखा के जो मैं राज्य बता रहा हूँ आपको वो वेस्ट टू ईस्ट बता रहा हूँ, कहाँ पर एंट्री करती है? तो गुजरात में, गुजरात के बाद आपकी एमपी में, एमपी के बाद आपकी छत्तीसगढ़ है आपका, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड है, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा और लास्ट में आता है आपका मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जबकि भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपके यूपी से, ये गुजरती है आपके एमपी से, ये गुजरती है आपके छत्तीसगढ़ से और गुजरती है आंध्र प्रदेश और सबसे जो लास्ट में होता है वो है आपका उड़ीसा। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी भारतीय समय रेखा। कहाँ पर आपको मैच करती है? तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बघेलखंड। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, जल और वायु में दोनों में समान होता है, उपरोक्त में से एक भी नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग की बात की जा रही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है आपके न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 वायु की अपेक्षा जल में प्रकाश का वेग अधिक होगा। कटक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिए यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ये कटक नहीं है, क्या है आपका कवक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये आपकी काइटिन की बनी होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं कवक की। जब कवक का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें आपके अध्ययन किया जाता है किसका? कवक का। जीवों में प्रोटीन निर्माण के सूचना स्रोत क्या होते हैं? राइबोसोम, केंद्रक, डीएनए, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन निर्माण के सूचना स्रोत कौन होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। यही आपके डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं और यही आपकी इन्फॉर्मेशन को साझा करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? पेप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एंजाइम कौन सा है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है अर्थात ब्रेक करता है?
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, अमाइलेज है आपका जो एंजाइम स्टार्च को कन्वर्ट करता है आपके सरल शर्करा में। जो ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें भी देख लीजिए। जो पेप्सिन है वो किसको पचाने में मदद करता है, तो ये आपके प्रोटीन को ब्रेक करता है। इसी तरह लाइपेज किसको ब्रेक करता है, तो ये आपको फैट को पचाने में मदद करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जीवों का इनमें से कौन सा समूह मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है? अपघटक, उपभोक्ता, अपमार्जक, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मृत और क्षयकारी जीवों को विघटन करने में शामिल होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, अपघटक। अपघटक को हम इंग्लिश में डिकम्पोजर भी कहते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सी जगह पर आपके हो सकता है कि डायरेक्टली ही आपका डिकम्पोजर ही आपका ऑप्शन में दे दिया जाए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, अपघटक। चरक संहिता का संबंध है राजनीतिक, चिकित्सा, वास्तुकला, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि चरक संहिता जो सिद्धांत है आपका, या फिर जो एक बुक है, पवित्र बुक मानी जाती है, उसका संबंध किससे है? तो चरक संहिता का संबंध है आपका मेडिकल फील्ड से है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। इसका संबंध चिकित्सा से है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम है आपका चरक। तो इन्होंने इस सिद्धांत की रचना की थी, या फिर उन्होंने एक मेडिकल के बारे में लिखा था उस बारे में, तो उसी को क्या कहते हैं? चरक संहिता कहते हैं। इसका संबंध चिकित्सा से है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या था? सिकंदरिया, नागपट्टनम, महास्थानगढ़, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा कालीन में एक बंदरगाह का नाम क्या था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो हड़प्पा कालीन बंदरगाह का नाम है वो क्या है, आप सभी को मोस्टली पता होना चाहिए, तो वो है आपका लोथल। लोथल किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये हुआ था उस समय आपका भोगवा नदी के किनारे पर। अब ये लोथल वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये है आपके गुजरात राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? जजिया कर लगाने की, कि फिर से किस मुगल शासक ने लगाया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, औरंगजेब के द्वारा जजिया फिर से लगाया गया था। जजिया एक प्रकार का टैक्स था जो किनसे लिया गया था? तो जजिया क्या है आपका? एक प्रकार का टैक्स है जो आपका गैर मुस्लिम से लिया जाता था। किससे? गैर मुस्लिम से ये टैक्स आपका लिया जाता था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सबसे पहले इस कर को किसके द्वारा लगाया गया था? तो सबसे पहले लगाया गया था ये आपका मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कहाँ पर लगाया गया था? तो ये लगाया गया था आपके सिंध प्रांत में। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, औरंगजेब। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी, लोधी, सैयद, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली डायनेस्टी की बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे कम अवधि के लिए शासन किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 1, खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया था। आपका ऑप्शन सही आंसर होगा 1। अब बात करते हैं खिलजी वंश ने कितना शासन किया था? तो मात्र इसने 30 वर्ष तक ओनली शासन किया था। कब से कब तक किया था? तो 1290 से लेकर 1320 के मध्य इन्होंने शासन किया था। जबकि लोधी वंश ने शासन कितने वर्ष किया था? लोधी वंश ने शासन किया था आपका 75 वर्ष। इसी प्रकार सैयद वंश ने कितना किया था? तो इसने भी आपका 37 वर्ष किया था। अर्थात सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, खिलजी वंश।
यूरोप के इतिहास में काली मौत महामारी किस सदी की दर्दनाक घटना है? 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ बात की जा रही है यूरोप के इतिहास की सबसे बड़ी काली मौत महामारी किस सदी की घटना है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 14वीं सदी की ये घटना है। यूरोप में किस वर्ष ये घटना घटित हुई थी? तो यूरोप में ये घटित हुई थी आपके 1348 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, तांबा, इस्पात या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि राजस्थान में एक खेतड़ी परियोजना है, अर्थात एक खान है आपकी खेतड़ी में, वो किसके प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ये तावा के लिए जानी जाती है आपकी खेतड़ी परियोजना। खेतड़ी परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध तावा से है, और तावा खेतड़ी परियोजना कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5, 6, 7 या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फैक्ट आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। तो कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से आपकी सीमा साझा करते हैं। अब वो कौन कौन से राज्य हैं? तो नंबर 1 है आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा है आपका असम, तीसरा है आपका मिजोरम, चौथा है आपका त्रिपुरा और पांचवा है आपका मेघालय। अब बांग्लादेश की जो सीमा साझा हो रही है उसी के बारे में भी कंसेप्ट समझ लीजिए। भारत की अपने पड़ोसी किसी भी देश के साथ में अगर कोई मैक्सिमम सीमा साझा करता है तो वो बांग्लादेश ही है। कितनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ में? तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत आपकी बांग्लादेश के साथ में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है भारत। भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारत में हर साल आपका मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है, आता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, केरल राज्य में सबसे पहले मानसून एंट्री करता है भारत में। अब जो केरल राज्य है आपका, देखिए ये आपका इस यहाँ पर आपका बसा हुआ है केरल राज्य, जो कि अरेबियन सी और हिंद महासागर के तट पर है। तो सबसे पहले यहीं पर आपका मानसून एंट्री करता है। कब करता है? तो ये लगभग आपके 1 जून के बाद में एंट्री करना स्टार्ट कर देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है? जापान, नेपाल, भूटान, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर भूमि, क्या है आपके थंडर ड्रैगन भूमि के नाम में जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, भूटान को हम थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका एक हिमालयन देश है आपका। बात करते हैं सर कि जापान को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान को वो भी अपने अलग नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं हम उगते सूरज की भूमि। किस नाम से जाना जाता है आपका? उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है आपका जापान। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, भूटान। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, उदयपुर शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर भी कहा जाता है।
अब बात करते हैं उदयपुर के बारे में। तो उदयपुर को राजस्थान में झीलों का शहर भी कहा जाता है। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो इसमें आपके अदर ऑप्शंस दे रखे हैं उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं और आते रहते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर दो शहर और इम्पोर्टेंट है, इनमें से आपका एक है जयपुर। जयपुर को किस नाम से जानते हैं? तो जयपुर को नाम से जानते हैं हम पिंक सिटी के नाम से, गुलाबी नगरी। और तीसरा जो शहर है वो है आपका जोधपुर। जोधपुर से पहले कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जोधपुर को किसके नाम से जानते हैं? तो जोधपुर को जानते हैं ब्लू सिटी के नाम से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, उदयपुर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2014, 2015, 2018। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसके द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा इसका जो मोटिव था वो क्या था? तो मोटिव था आपका हर खेत को पानी, यानी हर खेत को पानी। तो इससे क्या होगा कि सिंचाई बढ़ेगी, सिंचाई से बढ़ेगी तो आपकी प्रॉपर कृषि होगी और उससे प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक राज्यों में ये विकसित है। तो यहाँ पर देखिए मंजीरा मगरमच्छ आपका वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, तेलंगाना राज्य में ये स्थित है। अब तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1 जून 2014 में। उस समय ये आपका 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में ये कौन सा राज्य कहलाता है? तो 28वां राज्य कहलाता है भारत का। इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है इसकी हैदराबाद। तो इस प्रकार जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा तेलंगाना। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, ये संसद है। तो किसी भी राज्य में या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना करने की जो शक्ति जिसे प्राप्त है या अधिकार प्राप्त है वो कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपके उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। बात करते हैं संसद की। तो संसद का निर्माण या गठन भारत के किस आर्टिकल में दे रखा है? तो संसद का निर्माण या गठन भारत के आर्टिकल नंबर 79 में आपका दे रखा है। इसका गठन कितने अंगों से मिलकर होता है? तो इसका गठन होता है आपके 3 अंगों से मिलकर होता है, आपका इम्पोर्टेंट है। एक होती है आपकी राज्यसभा, दूसरी होती है आपकी लोकसभा और तीसरा इसका पार्ट होता है आपका राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर आपकी संसद बनती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, संसद। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्रिप्स मिशन 1942। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि किस अधिनियम के कारण आपके मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण मुंबई से सिंध प्रांत अलग हुआ था। वर्तमान में आपका सिंध प्रांत कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में सिंध प्रांत आपका स्थित है आपके पाकिस्तान में। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उस समय बर्मा वर्तमान में कौन सा देश है? तो ये है आपका म्यांमार। म्यांमार की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि म्यांमार भी भारत का ही हिस्सा था। इसे अलग कब कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था भारत से 1937 में। किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को किस वर्ष लागू किया गया था? 1909, 1919, 1928, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है आपकी जो ग्रेट ब्रिटेन है आपका, वहाँ पर वयस्क मताधिकार को किस वर्ष लागू कर दिया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 1928 को वयस्क मताधिकार लागू कर दिया गया था आपके ब्रिटेन में। वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो ऐसा अधिकार जिसकी आयु आपके प्रत्येक बच्चे की 18 वर्ष हो जाती है और उसका अगर निर्वाचन नामावली में नाम लिखित है तो उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इसे ही हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। ये लागू किया था ग्रेट ब्रिटेन में 1928 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए कौन सा अनुच्छेद आपके धन विधेयक को परिभाषित करते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 110 धन विधेयक को आपका परिभाषित करते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक आपका एक स्पेशल विधेयक होता है जो हमेशा सबसे पहले कहाँ पर पेश किया जाता है? तो सबसे पहले पेश किया जाता है आपके लोकसभा में। लोकसभा में पेश करने से पहले किसकी अनुमति प्राप्त की जाती है? तो राष्ट्रपति महोदय जी की अनुमति प्राप्त की जाती है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? भारत के राष्ट्रपति, संघ की भाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है संविधान के अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संघ की भाषा के बारे में आपका बताया गया है 343 के बारे में। संघ की क्या भाषा होगी आपकी? तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी आपकी राजभाषा? संघ की राजभाषा आपकी होगी वो हिंदी होगी। आपकी लिपि कौन सी होगी? तो देवनागरी लिपि होगी। ये आपका इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संघ की भाषा। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, भारतीय संविधान की संसदीय सरकार यानी संसदीय प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, इंग्लैंड देश से ग्रहण की गई है आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम। जबकि अमेरिका से हमने क्या ग्रहण किया है? तो अमेरिका से हमने ग्रहण किया है मौलिक अधिकार। जो आपके मौलिक अधिकार पार्ट नंबर 3 में दे रखे हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? तो वो हमने लिए हैं आपके अमेरिका से। और आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है इंग्लैंड से। ध्यान रखिएगा, अलग अलग देशों से भारतीय संविधान में अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंग्लैंड। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसे ने दिया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार दिया था। तो इनके विचार को ही लागू किया गया था। कब लागू किया गया था भारत में? सबसे पहले तो 2 अक्टूबर 1959 में इसे लागू किया गया था।
कहाँ पे सबसे पहले लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर ज़िले में आपका सबसे पहले इसे लागू किया गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे लागू किया गया है। बात करते हैं अशोक मेहता समिति की, तो इन्होंने आपके 2 स्तरीय प्रणाली की बात कही थी, जबकि त्रिस्तरीय प्रणाली की बात कही है बलवंत राय मेहता समिति ने। इसलिए बलवंत राय मेहता को त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। आपके लिए बहुत ही जल्द आपके जैसे TRE 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके परिप्रेक्ष्य में और DSSB के आपके TGT का एग्ज़ाम, जो SST का एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं, देना चाहते हैं, क्योंकि नवंबर में उसकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 12th लेवल का जो GIC का एग्ज़ाम है, जिसका सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, उन सभी के लिए हम टॉपिक वाइज आपके कुछ कंसेप्ट है वो लेकर आने वाले हैं, जिनसे 100% क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जिनमें सबसे पहला टॉपिक हम जो आज लेकर आने वाले हैं आपका, वो है आपका फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 50+ क्वेश्चन का वीडियो अवेलेबल होगा आपके, और ये वीडियो अवेलेबल होगा आपके मंडे मॉर्निंग में आपका वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि जितने भी आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका है कि बिहार एसटेट के भी फॉर्म निकल चुके हैं और एसटेट की डेट पोस्टपोन्ड की जा चुकी है। तो सभी बच्चे एसटेट का फॉर्म जरूर भरें, जिन्होंने भी आपके TGT PGT TRE 4 में पार्टिसिपेट करना है उन बच्चों को। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमें वीडियो के लास्ट में जब आपके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप अपने आंसर भी हमें मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।